हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो भी आसान तरीके से। मैं कुमार अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कंप्यूटर सेशन में। जनरेशन को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि जनरेशन क्या होता है। सभी चीज का जनरेशन होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी जनरेशन है। यहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा होगा जो टर्मिनोलॉजी होता है कंप्यूटर का, जो जनरेशन का टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है, जैसे कुछ समय पहले कुछ टेक्नोलॉजी था, उसके बाद कुछ अपडेट होकर कुछ नया आ गया, सो जैसे ही चेंज होता है उसे हम लोग जनरेशन बोलते हैं। जिस प्रकार से आपके पीढ़ी, आपके दादाजी थे, उसके बाद आपके पापा आए, उसके बाद आप आए, आपके बाद कोई और आएगा, सो ये एक जनरेशन हो गया। सो कंप्यूटर का भी इसी प्रकार से जनरेशन है। यहाँ सेकंड पॉइंट में आपको ये क्लियर करना है कि जो जनरेशन होता है वो ना केवल हार्डवेयर के लिए होता है बल्कि सॉफ्टवेयर के लिए भी होता है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अपग्रेड करते हैं, देन जनरेशन आगे बढ़ता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि आज के समय में हम लोग टोटल 5 जनरेशन के बारे में जानते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अब अंतिम थर्ड पॉइंट आप लोग को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग जनरेशन के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ आपको ये क्लियर करना है कि जो भी जनरेशन पढ़ाए जाते हैं आपको, चाहे वो आपके स्कूल में पढ़ाए गए हों, आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताए गए हों, या फिर कहीं से भी आप बुक वगैरह में देखे होंगे, तो आपको डेट में अंतर देखने को मिल सकता है। सो अप्रोक्सीमेट डेट होता है ये जनरेशन का। जैसे हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं कि आपके जो परदादा थे उनका जो जनरेशन था वो कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक खत्म हुआ, ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है। इसलिए जनरेशन में, चाहे वो किसी का भी जनरेशन हो, कंप्यूटर का हो या फिर इंसान का हो, जनरेशन में कोई भी डेट फिक्स नहीं होता है। तो यदि आपको यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो ऑप्शन सामने सामने नहीं होगा, बहुत ही लार्ज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। 10-15 साल के आसपास आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। सो आप लोग टेंशन ना लें, बहुत सारे बुक में अलग अलग होते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे जनरेशन के ऊपर। यहाँ आपको शॉर्ट हिंट में दिख रहा है सारे जनरेशन के बारे में। सो यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे जनरेशन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि टोटल 5 जनरेशन है अभी तक कंप्यूटर में, और अभी 5th जनरेशन चल रहा है, कंटिन्यू है, ऑनवर्ड है। यहाँ आपको दिख रहा होगा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड रहा है वो 1946 के आसपास से 1959 के आसपास तक रहा है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। अब यहाँ एक चीज हम क्लियर करना चाहेंगे कि 1946 और 1959, ये 1946 जो स्टार्टिंग डेट है, क्या यहीं से कंप्यूटर बनना शुरू हुआ था तो यहीं से हम लोग जनरेशन मानेंगे? तो बिल्कुल नहीं। इसके पहले से भी कंप्यूटर बनना शुरू हुआ था, लेकिन तब तक हम लोग कंप्यूटर मानते नहीं थे उसको। हम लोग कंप्यूटर का जनरेशन कब से मानना शुरू किए? जब से इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होना शुरू हुआ हमारा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक बना, तब से हम लोग जनरेशन मानते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो बंदरों से, बोला जाता है कि बंदरों से निकल करके आया है, हमारा जो इंसान बना है वो बंदरों से निकल करके बना है। तो क्या हम लोग बंदर से जनरेशन मानना शुरू करेंगे कि हमारे दादा परदादा जी बंदर थे और उसके 2 बंदर थे, उसके बाद 1 बंदर था? तो हम लोग ऐसे नहीं मानते हैं जनरेशन को। जनरेशन से जहां हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है, ह्यूमन जहां से स्टार्ट होता है, वहां से मानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर पहले से बनना शुरू हुआ। हमारा जो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके के मशीन बनाए जाते थे, वो सब कंप्यूटर थे। लेकिन हम लोग कंप्यूटर कहां से मानते हैं? तो जहां से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया वहां से। सो 1946 से स्टार्ट हुआ, जिसमें पहला जनरेशन हुआ हमारा 1959 तक, और जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन हमारा है 1959 से 1965 तक, इसमें हमारा ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। सारी चीजें हम लोग समझेंगे आगे चल करके। थर्ड जनरेशन जो है वो 1965 से लेकर के 1971 तक किया गया था, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। उसके बाद चलते हैं फोर्थ जनरेशन में। ये हमारा 1971 से लेकर के 1980 तक चला था, और इसमें VLSI का यूज किया गया था, जो एक माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद 5th जनरेशन आया था हमारा 1980 में, और अभी तक ये चल रहा है, और इसमें यूज किया गया है ULSI में। ये भी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक जनरेशन करके हम लोग क्लियर करते हैं सब चीज। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि VLSI क्या होता है और ULSI क्या होता है। यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि VLSI का मतलब क्या होता है और ULSI का मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि हजारों ट्रांजिस्टर को एक चिप में जोड़ करके एक जगह बना दिया जाता है, जिसको सर्किट बोलते हैं। ये 1970 के आसपास शुरू हुआ था। ये एक माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस है, और ये हमारा किस जनरेशन में था? तो 4th जनरेशन में था। और ये अभी 5th जनरेशन में है। ULSI क्या है? इसमें वेरी, V फॉर वेरी, और U फॉर अल्ट्रा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो इसका मतलब क्या होता है? ULSI एक IC चिप है, यानी कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे चिप होता है, और एक चिप में बहुत सारे मिलियनों घटक होते हैं। ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है, इस प्रकार से पॉइंट होता है जो बहुत सारे होते हैं, मिलियनों में होते हैं। सो ये लार्ज डिफरेंसेस है VLSI और ULSI का। अब हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं जनरेशन को।
यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कुछ मेन फीचर्स थे वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्या कि उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वो अनरिलायबल था क्योंकि उसके ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। उसके बाद वो केवल मशीनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे मशीनी लैंग्वेज को यदि समझना हो तो समझिए कि यदि चाइना वाले आपके सामने बोलते हैं चैन चू तो आपको समझ में आता है? नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार से मशीन का लैंग्वेज केवल उसी को समझ में आता था, बाकी हम लोग के समझने की बस की बात नहीं थी। बाकी ये बहुत ज्यादा कॉस्टली था, बहुत महंगा था। उसके साथ साथ ही ये बहुत सारा हीट जनरेट करता था, गर्मी पैदा करता था, जिसकी वजह से इनको एसी की जरूरत पड़ती थी। इतने सारे काम करने के बावजूद भी इनका जो इनपुट और आउटपुट था वो बहुत स्लो था। साथ में इसका साइज भी बहुत बड़ा हुआ करता था, आपके रूम के जितना, एक कमरा के जितना इसलिए बड़ा हुआ करता था। और इसके बड़ा होने के चलते ये नॉन पोर्टेबल था, यानी कि आपको एक जगह जहाँ फिक्स कर दिए इसको वहीं रहेगा, उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं था। और इसकी बड़ा होने की वजह से ये बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था। कुछ इस प्रकार से एग्जांपल है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं सेकंड जनरेशन के ऊपर। अब आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर का एक पिक्चर दिख रहा है आपको। इस प्रकार से दिखता था, जो IBM का है। इनके मेन फीचर्स कुछ इस प्रकार से है। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होना शुरू हो गया था। आपको यहाँ दिख रहा है ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार से दिखता था। और ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले थोड़ा सा भरोसे लायक थे। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ा साइज में भी थोड़ा छोटा हो गया था। ये थोड़ा सा कम हीट जनरेट करता था पहले जनरेशन के मुकाबले, और उसके मुकाबले वो कम इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था। फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा फास्ट था। इसमें भी आपको एसी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए थे। इसमें केवल ट्रांजिस्टर का यूज होना शुरू हुआ था, जिसमें थोड़ा सा हीट कम होता है, लेकिन आपको एसी की जरूरत पड़ती थी। ये भी मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था एंड असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट करता था, कोबाल वगैरह। और सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जांपल कुछ इस प्रकार से यहाँ आपको दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड जनरेशन के ऊपर। ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। आप लोग देखे होंगे ऋतिक रोशन का जो कोई मिल गया फीमेल ऐसा करके कुछ बोलता है जादू, तो यही इसी कंप्यूटर का यूज किया गया था उस फिल्म में, ताकि यूनिक लगे दिखने में और कुछ साइंटिस्ट जैसा दिखने में लगे। सो ऐसा ही कंप्यूटर कुछ था, आप लोग को याद आ रहा होगा। ऊपर से जादू आया था और ऋतिक रोशन का आंख वगैरह सब सही कर दिया था, डांस वगैरह करने लगे था, बॉडी फूल गया था। सो इस प्रकार से कुछ आपको कंप्यूटर देखने को मिला। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। यहाँ सभी जनरेशन में आपको ऊपर टाइम ट्रेवलिंग दिख रहा होगा कि कौन सा जनरेशन कहां से कहां तक चला था। ये चला था 1965 से 1971 तक। इसके कुछ मेन फीचर्स कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें आईसी यूज होने लगा था। अब ये आईसी क्या है, मतलब ट्रांजिस्टर जो सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था उसमें से बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला करके एक चिप बनाया गया, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक से अधिक चीजों को मिला करके किसी एक चीज का निर्माण करना। उसके बाद ये पिछले दो जनरेशन के मुकाबले थोड़ा सा अधिक भरोसे लायक था। साइज में थोड़ा छोटा हो गया था, कम हीट जनरेट करने लगा था, फास्ट था दोनों जनरेशन के मुकाबले, थोड़ा सा कम कॉस्टली था लेकिन था। इसमें भी एसी की जरूरत पड़ती थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर भी कंज्यूम करते थे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो पिछले दो जनरेशन है उससे थोड़ा सा कम। और थर्ड जनरेशन से हमारा कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जैसे सी लैंग्वेज हो गया, फोर्टैन हो गया, पास्कल हो गया, ये सारे लैंग्वेज सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिससे यूजर्स को बहुत सारे सपोर्ट मिलने लगे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स कुछ यहाँ आपको शो कर रहे होंगे, आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ जनरेशन को। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखता था। अब इसके हम लोग फीचर्स के बारे में देखते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे VLSI टेक्नोलॉजी का, वो फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था। मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो बहुत छोटा हो गया था, पोर्टेबल हो गया था, एक जगह से दूसरी जगह उठा करके ले जा सकते हैं। इसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज करना शुरू कर दिए थे। थोड़ा साइज में बहुत ज्यादा छोटा हो गया था, लेकिन जो प्रोसेसिंग होता था वो पाइपलाइन प्रोसेसिंग होता था। एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग पाइपलाइन प्रोसेसिंग का यूज करते थे। अब एसी की जरूरत नहीं पड़ने लगा क्योंकि साइज में छोटा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था, हीट कम होता था, तो एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि एक ही साथ बहुत सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज किया जाए तो उस कमरे के लिए एसी की जरूरत पड़ती है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से ही हम लोग इंटरनेट के बारे में रूबरू हुए और उनके बारे में फिर हम लोग समझने लगे। फोर्थ जनरेशन में बहुत सारे आविष्कार हुए, जिसके बाद हम लोग के लिए कंप्यूटर पाना आसान हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपको दिख रहे होंगे, DAC 10, DPP 11, इस प्रकार से कुछ इसका एग्जांपल है। इसमें जो दो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है, जैसे क्रे 1 और क्रे X MP, ये दोनों सुपर कंप्यूटर हैं। आने वाले समय में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जब पढ़ रहे होंगे तो हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, सिग्नल्स के बेस पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कैपेसिटी के बेस पे कितने होते हैं, तो सारी चीजें हम लोग धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ जनरेशन के ऊपर। फिफ्थ जनरेशन आने की हम लोग का जनरेशन, आने की तांडव मचाने वाला जनरेशन। ये फिफ्थ जनरेशन में बहुत कुछ बदला हुआ और अभी हो रहा है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन ऑनवर्ड है, चल रहा है। जब तक रिसर्च चालू रहता है कुछ ना कुछ मिलता रहता है। सो फिफ्थ जनरेशन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। बाकी आने वाले समय में हमारे आने वाले जो जनरेशन है, मतलब कंप्यूटर के बारे में नहीं बोल रहे, हमारे आने वाले जनरेशन यानी हमारे बाल बच्चा, वो सब आगे चल करके कहीं सिक्स जनरेशन पढ़ना शुरू कर दिए। सो रोबोट वगैरह बनना ये फिफ्थ जनरेशन का ही काम है। फिफ्थ जनरेशन चलना शुरू हुआ था 1980 से, जो अभी तक चल रहा है। इसके मेन फीचर्स कुछ इस प्रकार से है। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज
इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। 5th जनरेशन में ही आपका AI का आविष्कार हुआ था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें जैसे कि गूगल्स का होता है गूगल असिस्टेंट, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट का हो गया कॉर्टाना। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं जो AI के ऊपर काम करते हैं। अभी धीरे धीरे आने वाले जो रोबोट्स हैं सब AI के ऊपर काम करने वाले हैं। सो 5th जनरेशन में इसका आविष्कार हुआ। नेचुरल लैंग्वेज का, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी हमारा जो 5th जनरेशन में है, जो हम लोग नॉर्मली यूज कर पाते हैं अपने कंप्यूटर में। सो ये सारे जो भी हुए वो 5th जनरेशन में हमारा शुरू हुआ। उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग भी इंट्रोड्यूस हुआ आपका 5th जनरेशन में। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है कि जैसे हमारा जो प्रोसेसर होता है, जो हमारा CPU होता है, वो पहले एक CPU यूज होता था, अभी हम लोग 2 CPU यूज करते हैं। और हम लोग ऐसे कमांड देने के लिए कैपेबल हैं कि एक समय में एक CPU काम करे और एक CPU आराम करे। जैसे आप अपने घर में काम लगाए हैं और वही सेम काम करते हैं दोनों व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के थकने के बाद आप दूसरे व्यक्ति को लगाते हैं, दूसरा थक जाए तो पहले को लगाते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी काम करता है पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर। सो 5th जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए और इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्राबुक हो गया, क्रोमबुक हो गया। बहुत सारे अभी आने वाले जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे 5th जनरेशन में होंगे। सो दोस्तों, ये हमारा जनरेशन खत्म हो गया कंप्यूटर का, लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है। आगे आने वाले सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं कुमार अजीत आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कंप्यूटर नॉलेज में बहुत सारी चीजें, जानकारियां मिलेगी जो डेली लाइफ में आपको काम आएंगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए अपडेट क्लास के साथ। नमस्कार।